अच्छा जी, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सब फंडामेंटल, बल्कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लाज्मा है। यानी कि प्लाज्मा के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्लाज्मा की जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल हैं, जो कि इन एनी केस प्लाज्मा के अंदर जो है वो मौजूद रहती हैं। ठीक है, इससे पहले हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से टेम्परेचर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, आयन का, उसके बाद न्यूट्रल पार्टिकल्स का टेम्परेचर, और उसके बाद हमने फिर ये देखा था कि जो टेम्परेचर हैं वो मोशन के साथ किस तरह से रिलेटेड हैं। फिर हमने उनकी वेलोसिटीज़ को भी देखा, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को भी देखा। तो आगे फर्दर जब आपने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देखा था प्लाज्मा के अंदर, तो हमने देखा था कि जो प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं पार्टिकल की, बेशक वो आयन है, बेशक वो इलेक्ट्रॉन है, वो सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं है। ठीक है, प्लाज्मा को अगर हम गैस बोलते हैं तो जैसे हम गैस में ये डिस्कस करते हैं कि गैस के अंदर जो भी गैस के एटम्स होंगे या गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, डिपेंडिंग इधर यू आर डिस्कसिंग एटॉमिक गैस और पॉलीएटॉमिक गैस, तो जो भी आप गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे होंगे, तो गैस की प्रॉपर्टीज़ में से वन ऑफ प्रॉपर्टी ये है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स जो आइटम्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर रैंडम मोशन है तो इट मीन्स, और उसमें आप कोलिजन्स को भी देख रहे हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में कोलिजन्स भी कर रहे हैं, और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर जिसमें गैस को रखा हुआ है वो उसके साथ भी अगर कोलिजन कर रहे हैं, तो जो पार्टिकल्स की, जो गैस के जो एटम्स हैं, उनकी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। तो ड्यू टू दिस रैंडम मोशन, जो प्लाज्मा के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो भी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इसी वजह से हमने, जो आपको याद होगा जब आपने फर्स्ट जो टॉपिक इसका किया था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर है, तो आपने देखा था कि हमने वहाँ पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो यूज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, जो कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है कि ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो कि ओवरऑल जो आपके किसी भी गैस या प्लाज्मा के अंदर जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि किस तरह से वेलोसिटीज़ वेरी कर रही हैं, वो एक कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी न्यूट्रल गैस में तो हम ये आराम से कहते हैं कि जो न्यूट्रल गैस होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तो आप ये कहते हैं कि न्यूट्रल गैस में जो वेलोसिटी होती है गैस के पार्टिकल्स की, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो लेकिन जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो हमने, क्योंकि ये डिस्कस किया हुआ है कि प्लाज्मा जो है उसमें गैस की प्रॉपर्टीज़ तो हैं ही, लेकिन हम हर गैस को प्लाज्मा नहीं बोलते। कुछ पैरामीटर्स या कंडीशन है जिसकी वजह से हम गैस को प्लाज्मा जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो रैंडम वेलोसिटी का फीचर है जो कि हमें नॉर्मल गैसेस में नज़र आता है, तो ये प्लाज्मा में भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि प्लाज्मा के अंदर भी जो आपके न्यूट्रल एटम्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो आयन्स प्रेजेंट हैं, वो सब रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो उनकी, अगर वो रैंडम मोशन कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उनकी कोई ना कोई रैंडम वेलोसिटीज भी है। सो हम ये कहते हैं कि लाइक द न्यूट्रल गैसेस की तरह प्लाज्मा के अंदर भी जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी रैंडम वेलोसिटी है। बट इसके साथ साथ वहाँ पे मौजूद, आपको पता है कि क्योंकि चार्ज पार्टिकल हैं, हम जब नॉर्मल गैस की बात करते हैं तो जो हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रल हैं, गैस जो होती है वो न्यूट्रल होती है, तो वहाँ पे तो सिर्फ रैंडम मोशन होती है। बट ये कंपैरिजन हम बार बार कर चुके हैं कि एज कंपेयर टू द न्यूट्रल गैस, प्लाज्मा ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है। जो हमने इसकी कॉजी न्यूट्रलिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ओवरऑल तो वो न्यूट्रल है, बट उसके अंदर चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कॉजी न्यूट्रलिटी तो इस वजह से आती है कि जितना वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही वहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है। इसकी वजह से जो ओवरऑल बिहेवियर है वो उसका न्यूट्रल होता है, बट हमें ये पता है कि उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं।
जब चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं प्लाज्मा के अंदर, तो फिर इट मीन्स कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी। इलेक्ट्रॉन के अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो मौजूद होगी। तो हम बार बार ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफ़ेक्ट होता है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल्स पे एक्ट करती है, और उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सिलरेट करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस पर एक्ट कर रही है। तो इसको तो हम रैंडम मोशन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि प्लाज्मा में रैंडम मोशन या रैंडम वेलोसिटीज तो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, बट एज वेल एज वहाँ पे ऐसी भी वेलोसिटीज़ हैं जो किसी गिवन डायरेक्शन में, जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मोबिलिटी का वर्ड कहाँ से आता है? मोशन से, जिसे आप कहते हैं मोबाइल मोशन। मोबिलिटी जो है, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं और न्यूट्रल पार्टिकल्स प्लाज्मा के अंदर, उनकी मोबिलिटी कैसी है। तो ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। हम जहाँ भी प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे, किसी भी प्लाज्मा टाइप की बात करेंगे, तो वहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, तो इट मीन्स वहाँ पे मोबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ये मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकली किस तरह से ड्राइव करेंगे, और उसका जो किस चीज़ पे मोबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इस पैरामीटर की, तो ये हम जो है वो इसमें ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो हमने ये मोबिलिटी में ये कहा कि एज़ कंपेयर टू द न्यूट्रल गैस, प्लाज्मा के अंदर रैंडम वेलोसिटीज़ या रैंडम मोशन के साथ साथ किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे होते हैं, और वो डायरेक्शन उनकी कौन सी डायरेक्शन होती है? जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो हम अगेन टेस्ट केस के तौर पे कंसिडर कर लेते हैं कि हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमारा टेस्ट केस है, और हम कंसिडर करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उस पर एग्जर्ट हो रही है, जिसको हम E इज इक्वल टू ई नॉट कॉज ओमेगा टी जो है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है वो अल्टरनेटिंग है, या दूसरे वर्ड्स में हम उसको पीरियोडिक बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है कॉज ओमेगा टी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पीरियोडिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो इसमें ई नॉट है, ये मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और ये जस्ट उसकी पीरियोडिसिटी, यानी कि कभी वो पॉजिटिव कभी वो साइकिल को जिस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो ओमेगा है, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। जब भी आप पीरियोडिक मोशन को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी उस सिग्नल की या अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जितने नंबर ऑफ साइकिल्स या जितने नंबर ऑफ सिग्नल्स उसके आ रहे होंगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसे हम एंगुलर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी होंगी, ठीक है, कंसिडर करेंगे। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर हम कोलिजन्स को कंसिडर कर लें, कि हमने जो टेस्ट केस लिया है वो इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्ट कर रही है, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी तो ये अपनी मोशन स्टार्ट कर देंगे या मोबिलिटी इनमें प्रोड्यूस होगी। तो ये मोशन के दौरान ये क्या करेंगे, ये जो गैस होगी उसके पार्टिकल से कोलिजन करेंगे, ठीक है। तो जब कोलिजन होगी तो हमारे पास जब आपका कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कोलिजन करता है, तो कोलिजन के बाद उससे टकरा के वापस आने के लिए जो फोर्स उसे रिक्वायर्ड होती है उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो कि उसको इनिशियल पोजीशन की तरफ लेके जा रही होती है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट ऐसे ही है जैसे आपने पीरियोडिक मोशन में पढ़ा हुआ है कि पार्टिकल को आप उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें तो वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ जब वापस आने की ट्राई करता है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से करता है। तो इसी तरह प्लाज्मा के अंदर हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो
एग्जिस्ट कर रही होती है। बट ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ये किस तरह से एक्ट करती है, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स जब इलेक्ट्रॉन गैस के पार्टिकल के साथ कोलिजन करता है, और एफ जो है वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सिलरेशन को। हमें पता है एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए। और अगर हमने वहां से एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना है तो एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा, फोर्स पर यूनिट मैस। तो यहाँ पे भी ये आप देखें तो ये जो आपकी इसके जो यूनिट्स बनेंगे, फोर्स पर यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर आप फोर्स का फार्मूला लगाएं और नीचे वेलोसिटी रखें तो आप इसका ज़रा ड्राइव करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके पास ये फैक्टर क्या आएगा, एफ के जो यूनिट्स आएंगे वो फ्रीक्वेंसी के यूनिट आएंगे। ठीक है, एफ ओवर एम के। तो अगर आपका जो एफ है रिस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। एम जो है वो आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है वो क्या होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए, जिस तरह से आप लिखते हैं। तो यहाँ तक अगर आप का जो क्वेश्चन है कोई, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं भी आपको अनम्यूट कर देती हूँ। जी, यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन करना है मोबिलिटी के टॉपिक पे, उसकी डेरिवेशन पे, तो आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अपने माइक ऑन करके चेक बोलें। यस मैम, आ रही है। अच्छा जी, तो यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो? कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे चलें। चैट में नहीं, आप मुझे माइक पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका माइक मैंने ऑन किया है, क्या पूछना चाह रहे हैं? ओके, चलें जी, उसी का हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अभी जो हमने मोबिलिटी की बात की है, वो हमने ये बात की है कि चार्ज पार्टिकल पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम होता है कि वो चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करवाता है। ठीक है, तो अब हमने देखा है कि न्यूट्रल गैस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। जो रैंडम मोशन है चार्ज पार्टिकल की, वो जिस तरह से चल रही होती है वो चल रही होती है। रैंडम मोशन न्यूट्रल गैसेस में अगर इफेक्ट होता है तो वो प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करने से होगा। चार्ज पार्टिकल की उससे मोशन जो है वो चेंज हो सकती है, और उनका टेम्परेचर जो है वो चेंज होने से उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटीज जो है वो उनमें चेंज आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज
चार्जलेस होने की वजह से या न्यूट्रल होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अभी हमने ये मोबिलिटी कैलकुलेट किया विद द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सम टाइम हम बहुत सारी स्टडीज में जब प्लाज्मा की स्टडीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक तो जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है, और जब वो एक्सीलरेट करता है यानी कि मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वहां पे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये उसकी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सम टाइम आप एक्सटर्नली भी मैग्नेटिक फील्ड प्लाज्मा के ऊपर अप्लाई करते हैं, या आपका कोई लिबॉर्ट्री एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि जहाँ पे एनवायरनमेंट में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनका पाथ बेंड हो जाता है। और ये हम चीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल होता है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर देता है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई हो रही हो चार्ज पार्टिकल पे तो उसका मोबिलिटी पे, ये जो हमने अभी फाइंड आउट किया मोबिलिटी, इस पे क्या इफेक्ट होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां पे आप देखें कि आपके पास ये टर्म ऑलरेडी पीछे मौजूद थी जिसको आप एम ए कहते हैं, एफ इजिकल टू एम ए, ठीक है। और प्लस जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली टर्म थी, ये मैं इसको ज़रा थोड़ा कंपेयर कर दूं आपके लिए, ये टर्म भी मौजूद है, ये भी है, यानी कि जो ड्रिफ्ट की वजह से है या कोलिजन की वजह से टर्म है या कोलिजनल फोर्स है, और ये जो आपके अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। तो अब जो थर्ड टर्म इसमें ऐड हो रही है वो ये टर्म है, ठीक है। आपने पढ़ी हुई है, आपने इसको इस फॉर्म में पढ़ा हुआ है, Q इंटू वी क्रॉस बी की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे Q की बजाय हम चार्ज ले रहे हैं E, V जो है वो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है जिसके कंपोनेंट हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि आपके जो चार्ज पार्टिकल है वो एक प्लेन में मूव करेंगे, यानी कि कुछ पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी और कुछ की वाई एक्सिस में भी। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपने पीछे कंसिडर किया था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस पर अप्लाई कर रहे हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की है पार्टिकल पे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी एक्स डायरेक्शन में जो है वो की है। तो जब आप एक्स डायरेक्शन में से अप्लाई कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने जी डायरेक्शन में मूव की है, ठीक है। तो अगर आप 3 एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलरली उसको बनाएं, हम उसको ड्रॉ भी करके देख लेते हैं। मैं यहीं पे ड्रॉ करती हूँ, अगर हम एक्सिस को ड्रॉ करें तो अगर हम ये एक्स एक्सिस अपना ले रहे हैं और ये वाई एक्सिस ले रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने एक्स एक्सिस डायरेक्शन में अप्लाई की, और ये आपका अगर हम जी एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव की है तो जब आपके पार्टिकल जायरेट करेंगे तो वो एक्स और उनकी जो वेलोसिटी होगी वो एक्स डायरेक्शन में भी होगी और वाई डायरेक्शन में भी होगी, क्योंकि ये प्लेन हो जाएगा 2 डायमेंशनल और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस वजह से आपके पास अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं और जो एच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ट्रांसवर्स है यानी कि परपेंडिकुलर है, और वो जी एक्सिस के अलॉन्ग है और एक्स एक्सिस के वो परपेंडिकुलर है, तो जो आपके पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन आप कंसिडर कर रहे हैं जो उनकी वेलोसिटीज होंगी वो एक्स डायरेक्शन में भी होंगी और वाई डायरेक्शन में भी। तो ये जो उसका आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपकी जो फोर्स होगी वो उसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो उसी तरह से अब हमने क्या किया है, अब इस इक्वेशन को हम 2 पार्ट में लिखेंगे क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में भी है और वेलोसिटी जो है वो वाई डायरेक्शन में भी है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्स कंपोनेंट के हिसाब से लिखेंगे और फिर हम इसको वाई कंपोनेंट के हिसाब से लिखेंगे। तो जब हम एक्स कंपोनेंट के हिसाब से लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को थ्रू एम से डिवाइड कर दें। तो यहाँ से एम खत्म हो जाएगा, इधर से एम खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपका ई बाई एम बन जाएगा यानी कि ई वी ओ एम बन जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है वो जब आप ई की वैल्यू लगाएंगे ई नॉट कॉस ओमेगा टी तो ये भी आपका यहाँ पे डिवाइडेड ई बाई एम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको आपने सबसे पहले थ्रू एम से डिवाइड करना है। अब आपने सबसे पहले एक्स कंपोनेंट लिखना है। तो आपका एक्स कंपोनेंट क्या है,
वेलोसिटी का वो vx है, तो आपने सिंपली लिखा dvx ओवर dt। सेकेंडली आपने लिखा प्लस m ओमेगा c, m तो कैंसिल हो गया जैसे आपने इसे प्रीवियसली कैंसिल किया था, ओमेगा c एज इट इज, और v का कौन सा कंपोनेंट आ गया आपका x कंपोनेंट, तो ये v x कंपोनेंट आ गया, तो ये कंपोनेंट आपने x डायरेक्शन में लिख लिया। अब ये कंपोनेंट थोड़ा आपको यहाँ पे बताना मुझे लगता है कि आसान नहीं है, इसको आप यूं करेंगे, ये आपके पास कंपोनेंट आ जाएगा, आपने यूं करके देखना है कि कॉपी पेन लें, v क्रॉस h लिखें, v क्रॉस, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। v के कंपोनेंट आपके पास क्या है, x और y, आप कैसे इसको लिखेंगे, आप डिटर्मिनेंट को आप लिखेंगे x, आप कैसे आप डिटर्मिनेंट लिखते हैं, सबसे पहली रो में आप लिखेंगे i, j और k, सेकेंड रो में आप लिखेंगे vx और j के नीचे vy और k के नीचे 0। इसी तरह जब आप h के लिए लिखेंगे, यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किस डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में, तो आप i के नीचे भी 0 लिखेंगे, j के नीचे भी 0 लिखेंगे और k के नीचे क्या लिखेंगे, h, क्योंकि k जो है वो z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप उसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो जो आपका x कंपोनेंट आएगा तो उसमें आपके पास आएगा v, ये इस तरह से आएगा, x कंपोनेंट में जो v का कंपोनेंट आना है वो vy आना है, ठीक है। जब आप मैट्रिक्स का x कंपोनेंट लिख रहे होंगे तो जो वेलोसिटी उसके अंदर अपीयर होगी वो vy होगी, तो ये vy है, और इधर आपके पास था h डिवाइडेड बाय ये वाला m। ये इक्वेशन मैं आपको दोनों सॉल्व करके भी सेंड कर दूंगी ग्रुप में, तो ये टर्म किस तरह से बनती है उसमें आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म बन जाएगी इसमें फ्रीक्वेंसी की, ये हमारे पास जायरो फ्रीक्वेंसी जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बनी है, इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी या जायरो फ्रीक्वेंसी इसको हम बोलेंगे, यानी कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं किसी पार्टिकल के ऊपर तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू कर देता है, तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो जायरेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है उसको हम जायरो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो उसको हम ओमेगा एच से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कंपोनेंट आपका एज इट इज, क्योंकि आपने ई को लिया ही एक्स डायरेक्शन में था। अब आपकी दूसरी इक्वेशन वाई डायरेक्शन में, तो जब आप वाई डायरेक्शन में लिखेंगे तो सिंपली आप वी एक्स की बजाय यहाँ पे लिखेंगे वी वाई डी वी वाई ओवर डी टी प्लस ये आपका ओमेगा सी, और इसी तरह से आपका वाई कंपोनेंट, और जैसे आपने ये कंपोनेंट एक्स लिखा था, अब यहाँ पे आप कौन सा कंपोनेंट लिखेंगे, इसका y कंपोनेंट लिखेंगे। और दूसरा, y डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट कर रही है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन में ये कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से आपने एक जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, उसको m से डिवाइड किया, उसके बाद आपने उसका x कंपोनेंट भी लिख लिया और y कंपोनेंट भी लिख लिया। तो ये दोनों कंपोनेंट हमने लिखे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सर्कुलर पाथ बनता है वो 2 डायमेंशन में होता है। आपको पता है कि जो लीनियर मोशन होती है या एक लाइन में जो मोशन होती है वो 1 डायमेंशनल मोशन होती है, जो सर्कल मोशन होती है वो 2 डायमेंशन में होती है। इसलिए यहाँ वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ तक ये इक्वेशन 1.14 और 1.15 तक मैंने आपको यहाँ तक डिस्कस किया है। इसके बाद मैं आपको ये दोनों के एक दफा इक्वेशन सॉल्व करके वहां सेंड करती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर का, तो यहीं से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।